दुनिया के हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जिंदगी में एक बार हज जरूर करे। कुरान में हज को अल्लाह के प्रति फर्ज बताया गया है और हज यात्रा को जन्नत जाने के रास्तों में से एक माना गया है। लेकिन क्या सरकारी सब्सिडी लेकर हज यात्रा करना अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं है? इस सवाल का जवाब कुरान में लिखा है, जिसके मुताबिक इंसान को हज यात्रा सिर्फ अपने पैसों से ही करनी चाहिए। हज यात्रा तभी करनी चाहिए जब आप यात्रा का खर्च, रहने और खाने का खर्च उठा सके, नहीं तो हज यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। कुरान की इसी हिदायत को अमल में रखते हुए कोई भी मुस्लिम देश हज यात्रा पर सब्सिडी नहीं देता, लेकिन भारत दुनिया का एकलौता देश है जो हज यात्रा के लिए अपने नागरिकों को सब्सिडी देता है। बहुत कम लोगों को हज सब्सिडी के इतिहास की जानकारी होगी, इसलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि भारत में हज सब्सिडी की शुरुआत कैसे हुई। आजादी से पहले तक भारतीय मुसलमान पानी के जहाज से हज यात्रा करते थे, लेकिन आजादी के बाद जब सरकार ने पानी के जहाज से हज यात्रा का किराया बढ़ाने की कोशिश की तो मुस्लिम समाज ने इसका विरोध किया। इसीलिए सरकार ने मुस्लिम समाज के सामने विकल्प रखा कि अगर वो पानी के जहाज से यात्रा के बजाय हवाई यात्रा से हज के लिए राजी हो जाएं, तो हज यात्रा के किराए में जो अंतर आएगा उसकी पूर्ति सरकार सब्सिडी देकर करेगी। इस तरह साल 1954 में पहली बार भारतीय मुस्लिमों को हज यात्रा पर सब्सिडी मिलने की शुरुआत हुई। 1974 में सरकार ने नया नियम बनाया, जिसमें कहा गया कि हज यात्रा के लिए सब्सिडी तभी मिलेगी जब हज यात्री सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया से यात्रा करेंगे। साल 2012 से पहले तक भारत सरकार 5 साल में एक बार हज सब्सिडी देती थी, लेकिन 2012 के बाद एक हज यात्री को एक बार हज सब्सिडी का नियम तय कर दिया गया। भारत में तीर्थ यात्रा करने पर कोई सब्सिडी नहीं मिलती, लेकिन हज यात्रा करने पर सरकार हर साल करोड़ों रुपए की सब्सिडी देती है। क्या यह जायज है कि हज यात्रा के लिए सब्सिडी मिले और तीर्थ यात्रा के लिए न मिले? वैसे भी हज या तीर्थ का फल तो तभी मिलता है जब इंसान खुद अपने बूते पर यात्रा करे। लेकिन आखिर वो कौन सी वजह है जो सरकार को हज सब्सिडी बंद करने से रोक रही है? इस सवाल का विश्लेषण हमने अपनी इस रिपोर्ट में किया है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने हज को जन्नत का रास्ता बताया था और जिंदगी में कम से कम एक बार हज यात्रा को जरूरी कहा था। सदियों से दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान हर साल हज यात्रा करते हैं, लेकिन दुनिया के किसी भी देश में हज यात्रियों को सब्सिडी नहीं दी जाती। यहाँ तक कि सऊदी अरब जैसे कट्टर मुस्लिम देश में भी हज सब्सिडी नहीं दी जाती। लेकिन भारत इकलौता देश है जो हज यात्रा पर सब्सिडी देता है। आरोप तो ये भी लगते हैं कि सरकार हज के नाम पर एयर इंडिया को सब्सिडी दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी इसके सख्त खिलाफ है। पिछले 10-12 साल से बराबर पार्लियामेंट में इस बात को उठा रहा हूँ कि हज सब्सिडी गैर ज़रूरी के मुसलमानों को दी जा रही, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हज को जाना है तो मैं बगैर सब्सिडी के भी जाऊँगा और ये पैसा मुसलमानों के नाम पर आप एयर इंडिया को या फिर किसी और एयरलाइंस को दे रहे हैं। तो बेहतर ये होगा कि अब इस साल के बजट में 450 करोड़ रुपये दिए गए हज सब्सिडी के नाम पर। अगर आप उसको मुस्लिम गर्ल्स एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो यकीन जानिए ये तो इतना बड़ा काम हो जाएगा। मुसलमान इसका वेलकम करेंगे, मुसलमान वेलकम कर रहे हैं और हमको हज सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान से उस ज़माने में भी लोग हज को गए जब ना कश्ती थी ना जहाज़ था, तो लोग ऊँट पर जाते थे, पैदल जाते थे। आज सब सहूलतें हैं, आज इतने इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि ग्लोबल टेंडर बुलाकर करें, बहुत अच्छा होगा। हज यात्रा पर दी जाने वाली सब्सिडी के पीछे सरकार का तर्क है कि इससे कमजोर तबके के मुसलमानों को हज का मौका मिलेगा। लेकिन सरकार की इस सब्सिडी स्कीम को मुसलमानों के एक तबके ने अपना हक समझ लिया है। वो ये भी नहीं जानते कि कुरान में दूसरों से पैसे लेकर हज करना जायज नहीं माना जाता। कि दीगर मज़ाहिब के प्रोग्राम्स पे बड़े पैमाने पर हुकूमत की तरफ से खर्चा किया जाता है, तो अगर हज की सब्सिडी को कुछ कम्युनल फोर्सेस एक मुद्दा ज़रूर बनाती हैं। इस सिलसिले में जो मुस्लिम तंजीमों की डिमांड है उसको हुकूमत को पूरा करना चाहिए, बशर्ते कि जो एयर इंडिया की एक जो कंडीशन है उसको ख़त्म कर दिया जाए। मुझे नहीं लगता कि ओवैसी साहब ने ऐसी बात क्यों दी। ये निहायत बचकाना और भोलेपन का बयान है। मुसलमान अगर से कुछ गरीब मुसलमान हज के वास्ते चले जाते हैं और उनको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है,
तो लोग अपनी सब्सिडी की मांग कर रहे हैं, आप सब्सिडी ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आती। असल में यूपी का चुनाव है और वो मुसलमानों की संपत्ति गेन करने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलमानों के वोट बांटने की बात कर रहे हैं ओवैसी साहब। लिहाजा मैं पूरी तरीके से उनके इस बयान की मजम्मत करता हूँ और इससे मुस्लिम उनको वोट मिलेगा नहीं, बल्कि मुस्लिम वोट उनसे दूर हो जाएगा। दरअसल हज सब्सिडी के बारे में जरा कुछ बातों पर गौर करिए ताकि आप जान पाएं कि आखिर हज सब्सिडी से किसका ज्यादा फायदा हो रहा है। भारत में हर साल 1.25 लाख से 1.5 लाख मुसलमान हज यात्रा पर जाते हैं। सब्सिडी पर हज यात्रियों को लाने और ले जाने का काम सरकारी एयर इंडिया और सऊदी अरब एयरलाइंस करती है। सऊदी अरब के साथ करार के मुताबिक हज यात्रियों को लाने ले जाने का काम सिर्फ सऊदी अरब एयरलाइंस और एयर इंडिया ही करेगी। इसकी वजह से हज यात्रियों को जिस दर से विमान का टिकट मिलता है उससे कहीं कम कीमत पर कोई शख्स सऊदी अरब का सफर कर सकता है। आरोप ये भी है कि सब्सिडी के बाद भी हज यात्रियों को एक तरफ का किराया 20 से 22 हजार रुपए पड़ता है, जबकि दूसरी एयरलाइंस से जाने पर किराया कम होता है। ऐसे में सब्सिडी किसे मिल रही है, एयर इंडिया को या हज यात्रियों को? यह सही है कि सरकार के लिए अपनी खस्ता हाल एयरलाइंस एयर इंडिया को संकट से उबारने की मजबूरी है। हो सकता है सरकार हज यात्रियों के जरिए एयर इंडिया का भला कर रही हो, लेकिन साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुका है कि हज यात्रियों को ले जाने के लिए ग्लोबल टेंडर के जरिए एयरलाइंस तय की जाए। ग्लोबल टेंडर के जरिए अगर एयरलाइंस का चुनाव हुआ तो इसका फायदा हज यात्रियों को मिलेगा। इससे हज यात्रियों को एयरलाइंस के टिकट के लिए कम पैसे खर्चने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 5 साल पुराने इस आदेश पर अब सरकार कार्रवाई करने की बात कर रही है। सरकार धीरे धीरे ही सही हज सब्सिडी की रकम घटा रही है। ओवैसी साहब और तमाम देश के तमाम लोगों ने इस चीज़ का स्वागत किया है। मैं उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनके सुझाव का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम उनके सुझाव और उनके कई और भी संगठन हैं, कई और लोग हैं, उनके भी सुझाव हैं। हम उस सुझाव पर सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। हमने एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी जो है वो सब्सिडी पर जो है वो सब्सिडी खत्म हो। लेकिन समस्या ये है कि आम मुसलमान नहीं जानता कि हज पर सब्सिडी उसके मजहब के खिलाफ है। हमारे पास जो फाइल वो है हज का कोटा जो कम है, कोटा बढ़ाया जाए और सब्सिडी तो हमें चाहिए। हम तो 5-6 साल से मचाते चले आ रहे हैं, इसको बंद करो, इसको बंद करो, हमें नहीं चाहिए। जब एक हाजी 2 लाख 3 लाख रुपए खर्च करता है तो 5-7 हजार रुपए लेके तो हम अपना नाम क्यों हम करें? पहली बात तो ये है कि यह हज सब्सिडी ऑलरेडी ख़त्म होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता और इनकी टारगेट 2017-18 के अंदर सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी। जहाँ तक मुस्लिम बच्चों को टारगेट है कि मुस्लिम बच्ची को दे दिया जाए, उससे इसका कोई लेना देना नहीं। उसको माइनॉरिटी का फंड बहुत है गवर्नमेंट के पास। सर होना चाहिए कि थोड़ा मुस्लिम लड़कियों पे उनकी तालीम के ऊपर पैसा लगे। तो मगर एक बात ये भी तो है कि हमें सब्सिडी के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हमें सब्सिडी मिल रही है। सब्सिडी में मिलती कहाँ है हमें सब्सिडी? हमें 72,000 रुपये का टिकट बताया जाता है इस हज के दौरान, जबकि आम दिनों के अंदर ही कम से कम 30-35 हज़ार रुपये का टिकट चलता है। और अगर हम सब्सिडी के लिए जाएंगे, ओपन टेंडर खोला जाए तो आज हमारे वही टिकट हमें 17-18 हज़ार रुपये का मिल जाएगा। भारत में हज सब्सिडी अब राजनीति का विषय बन गया है। वोट बैंक के दबाव में हज सब्सिडी मुद्दा बनती जा रही है। Mr. Owaisi should clarify which side is he on. Hajj subsidy is for the benefit of all those who cannot afford to go to Hajj on their own expenses. At the same time, one does not have to do away with Hajj subsidy to give it to Muslim girl child education. There's enough money in the budget, central budget and the state budget to give more money, more funds for the education of Muslim girl child. So why you have to cut one to the other? Give to both. भी चाहते हैं कि ये सब्सिडी हटे और लड़कियों की पढ़ाई में लगे। अगर मुस्लिम संगठन और इनकी काउंसिल्स और हज कमेटी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करते हैं तो मुझे स्वागत होगा। कुल मिलाकर देखें तो हज सब्सिडी के पीछे मंशा मुसलमानों का उद्धार करने की कम, वोट बैंक की राजनीति की मजबूरी ज्यादा दिखती है। विधानसभा चुनावों से पहले हज यात्रा पर दी जाने वाली सब्सिडीज को खत्म कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कोर वोटर्स को ये संदेश देना चाहते हैं कि पार्टी भले ही सत्ता में हो, लेकिन उसने अभी भी अपने मूल मुद्दों को छोड़ा नहीं है।
मतलब साफ है कि चुनाव जीतने के लिए उसे अपने मूल मुद्दों पर काम करते हुए दिखना भी जरूरी है। कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। सरकारी मदद से हज यात्रा करना न तो सामाजिक तौर से मान्य है और न ही मुस्लिम धर्म में जायज। इसी वजह से ज्यादातर मुसलमान भी हज यात्रा पर सब्सिडी के खिलाफ हैं। लेकिन भारत सरकार हर साल हज यात्रियों को करोड़ों रुपए की सब्सिडी देती है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2012 में हज यात्रियों को 837 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। साल 2013 में हज सब्सिडी की रकम 680 करोड़ रुपए थी, जो 2014 में 533 करोड़ हो गई। साल 2015 में हज सब्सिडी के लिए 500 करोड़ रुपए का सरकारी बजट तय हुआ और 2016 में हज सब्सिडी की रकम 450 करोड़ रुपए थी। हज सब्सिडी की रकम पर गौर करने से पता चलता है कि साल 2012 के बाद हर साल हज सब्सिडी की रकम घटती गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगले 10 सालों में धीरे धीरे करके हज सब्सिडी को खत्म कर दिया जाए। इस आदेश को सुनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा दिए गए जिस हलफनामे पर गौर किया था, उसमें बताया गया था कि 1994 में हज यात्रा पर जाने वाले भारतीय मुसलमानों की संख्या 21,035 थी, जो साल 2011 में बढ़कर 1.25 लाख पहुंच गई। साल 1994 में हज यात्रा पर सरकारी सब्सिडी की रकम 10 करोड़ 51 लाख रुपए थी, जो साल 2011 में बढ़कर 685 करोड़ रुपए हो गई। 1994 में एक हज यात्री को 17,000 रुपए की सब्सिडी मिल रही थी। वो सब्सिडी साल 2011 में बढ़कर 54,800 रुपए प्रति हज यात्री तक पहुंच गई। साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सरकार हर साल सब्सिडी कम करते हुए साल 2022 तक हज यात्रियों को सब्सिडी देना बंद कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि हज यात्रा पर सब्सिडी की रकम को मुस्लिम समुदाय की शिक्षा और विकास कार्यों पर खर्च किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को दूसरे शब्दों में कहें तो अगर सरकार को पुण्य ही कमाना है तो हज पर सब्सिडी देने के बजाय मुस्लिमों की सेवा करके पुण्य कमाए। हिंदुस्तान में मुसलमानों का एक बड़ा तबका ऐसा है जो हज सब्सिडी के खिलाफ है, यानी वो चाहता है कि सरकार हज सब्सिडी खत्म कर दे, लेकिन सरकार हज सब्सिडी देने पर अड़ी हुई है। विरोधाभास देखिए कि एक तरफ तो सरकार हर तरह की सब्सिडी खत्म करने पर जोर दे रही है, दूसरी तरफ हज सब्सिडी खत्म करने को तैयार नहीं है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी कब की खत्म कर दी। लोगों को सरकार द्वारा गैस सिलेंडर पर सब्सिडी छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। 10 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना आय वाले परिवारों से तो जबरदस्ती गैस सब्सिडी छीनी जा रही है। लोगों को गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए जागरूक करने के लिए करोड़ों रुपए प्रचार पर खर्च किए जा चुके हैं। सरकार अपने मन की बात करके बता रही है कि सब्सिडी खत्म करना कैसे देश हित में है, लेकिन 100-200 रुपए की गैस सिलेंडर सब्सिडी छोड़ने के लिए अभियान चलाने वाली सरकार जब हज सब्सिडी बंद करने में हिचकिचाती है तो सवाल उठते हैं। नोटबंदी जैसा बड़े फैसले की मिनटों में घोषणा कर देने वाली सरकार हज सब्सिडी बंद करने का फैसला करने में कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। आखिर सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो हज सब्सिडी खत्म नहीं कर सकती। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और बर्फबारी ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर किया हुआ है। हिमाचल प्रदेश से लेकर कश्मीर तक, पंजाब से लेकर हरियाणा तक, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक पूरा उत्तर भारत जबरदस्त ठंड की चपेट में है। शिमला में तो बर्फबारी ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शिमला में तापमान -3 डिग्री तक गिर गया है। मौसम विभाग का कहना है कि शिमला में अभी कम से कम 2 दिन तक बर्फबारी हो सकती है। दिल्ली में भी ठंड ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में बुधवार को 5 साल में सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। आज भी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के अमृतसर में तापमान 0.8 डिग्री और हरियाणा के नारनौल में तापमान 0 से आधा डिग्री नीचे चला गया। राजस्थान के माउंट आबू में भी पारा 0 से 2 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।